नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरे दोस्त की पत्नी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए अपने घर पर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर आया। जब मैं अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर शाम को विवेक मेरे सिर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज रोज विवेक के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वो असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं ये सब विवेक की नजरों से कैसे छुपा हुआ था। वो हफ्ते में 2-3 बार जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर ले जाता था। विवेक और मैं एक ही दफ्तर में काम करते थे, हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वो सिर्फ एक बार ही मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैंने कहा, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। विवेक ने कहा, क्यों? कारण बताओ जरूर, तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेता हूँ। मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज घर जाने में बहुत देर हो गई है। विवेक ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा ये मजबूरी की बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माता पिता एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी कंपनी की तरफ से दिए हुए घर में रहते थे। खैर, मैं विवेक से जान छुड़वाकर दफ्तर से घर आ चुका था, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस समय मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रिया और मेरी शादी को 2.5 साल हो गए थे। इन 2.5 सालों में मैं जब भी दफ्तर से घर लौटता था तो अपनी पत्नी को घर पर ही पाता था। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली बात नहीं थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला, भाई साहब, मेम साहब कहाँ गई हैं? कुछ बताकर गई हैं? चौकीदार ने बोला, साहब जी वे रोज की तरह ही घर से निकल गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था? रोज की तरह घर से निकली थी तो क्या वो अक्सर घर से बाहर जाती थी? तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? मैं बोला, भाई साहब आपका क्या मतलब है? उसने कहा, साहब जी हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएंगी तो खुद ही पूछ लेना। मैंने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी? इसी तरह 2 घंटे बीत गए थे, तभी विवेक का फोन आया। उसने कहा, अंकल का चेकअप हो गया? क्या डॉक्टर कुछ कह रहे थे? मैंने कहा, नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था, वो किसी काम में व्यस्त थे। विवेक की आवाज में चिंता झलक रही थी। वह बोला, राजीव तुम यह क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। विवेक की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बोला, क्या करता यार, पिताजी ने जाने से मना कर दिया। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी कमरे में दाखिल हो गई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बोली, राजीव सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने ना में सिर हिला दिया और बहुत ध्यान से प्रिया का चेहरा देखने लगा। वो कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा, प्रिया कहाँ गई थी तुम? वो नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने सिर हिलाया और उससे कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नजरें चुराकर बात करे। खैर, उसने खाना बनाया, फिर हम खाना खाने बैठ गए। तभी प्रिया कहने लगी, राजीव आप तो पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? प्रिया की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा पिताजी को अस्पताल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की जरूरत थी। ये बात तो मैंने दफ्तर में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे विवेक के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी पत्नी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैंने प्रिया की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, मैंने आपके दफ्तर में फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आप पिताजी को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के घर गई थी। मैंने अपना सिर हिला दिया। आज प्रिया बहुत अजीब सी लग रही थी, उसके चाल ढाल में बहुत फर्क था। मैंने सबसे बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ जाती होगी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि प्रिया और मेरी शादी को केवल 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। प्रिया मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों में शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। प्रिया तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी।
अब तो हमारी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं दफ्तर गया तब विवेक मुझ पर नाराज हो गया था। वो बोला, कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम्हें पता है मेरी पत्नी कितनी नाराज हो गई थी कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिना वजह मुझसे मेहनत करवा दिए। मैंने कहा, यार विवेक, मैं भाभी के घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वो घूंघट में रहती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। विवेक कहने लगा, यार मेरी पत्नी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो ऐसा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने नाम में सिर हिलाया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर विवेक हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। लगता है प्रिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी पत्नी कहती है कि विवेक, मेहमानों को खाना खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं विवेक की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर चलूंगा। विवेक मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा था कि अब विवेक की पत्नी मुझे खाने पर बुलाने से रोक देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। इस बार विवेक ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पालक पनीर बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता था कि विवेक की पत्नी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर विवेक ने मुझे बोला तो मुझे साथ जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि पूरे दफ्तर में विवेक की सिर्फ मुझसे ही दोस्ती थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था, जबकि मेरे मना करने पर भी वो मानता नहीं था। मैं विवेक के साथ उसके घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढककर रखा था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, लेकिन फिर भी जब वो कुछ बर्तन रख रही होती तो बर्तन के बजने की आवाज से साफ पता चलता था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे थे। खैर खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे प्रिया का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके बता दूं कि मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर विवेक के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी खांसी बंद नहीं हुई। फिर वो बोला, अगर तुम भाभी को छोटी छोटी बातें फोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रुतबा खत्म हो जाएगा। उनको जरा तुम्हारा इंतजार करने दो, इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैंने हंसकर कहा, बस अपने विचार अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। विवेक की मुस्कुराहट एक क्षण के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही झलक नजर आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और प्रिया का नंबर डायल किया था। तभी घंटी बजने लगी। तभी मैंने किसी एहसास के कारण फोन कान से हटा दिया था। ऐसा लगा था जैसे प्रिया का मोबाइल किचन में बजा हो, लेकिन अब आवाज बंद हो गई थी। मैंने फिर से फोन कान पर लगाया और बोला, प्रिया कहाँ हो? प्रिया बोली, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं विवेक के घर पर आया हूँ, मैंने यहीं खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। प्रिया ने हाँ बोला तो मैंने फोन रख दिया था। खाना खत्म करके मैं अपने घर आ गया था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब आज मेम साहब कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही आई हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही प्रिया को फोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वो अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो प्रिया अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है प्रिया, तुम बहुत नाराज लग रही हो। तो वो बोली, तो क्या मैं अब नाराज भी नहीं हो सकती? आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टाल रहे हैं। आप दोस्त का नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, प्रिया ऐसा होता है ना कि इंसान को हर कोई अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और पर लगा देता है। ये सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घबराकर बोली, क्या मतलब है आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंसकर बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी बात गले में ही अटक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं मैं क्यों डरूं? मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, फिर मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें करते हैं। मैंने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्रिया
जब कोई बिना बताए घर से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? प्रिया कहने लगी, ये गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। उनमें ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब पति बिना बताए घर से चला जाता है तब बुरी बात होती है? ये कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बात सुनते ही वो नाराज हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, न जाने विवेक के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वो मुझे बहुत सीधे तरीके से बता भी सकती थी कि राजीव, जब आपका फोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो भेज सकती थी। फिर वो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं प्रिया के साथ इस तरह की बातें घुमा फिराकर इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबराकर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही दोष डालकर चली गई। इसका मतलब ये था कि प्रिया जहां जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरी पत्नी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का फैसला किया था। चौकीदार से पूछताछ और विवेक की सलाह। सुबह दफ्तर जाने से पहले मैंने चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब कितने बजे घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, वो घर से तभी निकलती हैं जब आपके दफ्तर की छुट्टी का समय होता है। और भगवान की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर देर से लौटते हैं, लेकिन आपके आने से पहले पहले मेम साहब घर पर पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार को धन्यवाद दिया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जो जानकारी दी थी उससे ये मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से प्रिया को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं विवेक के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि अगर मैं अपनी पत्नी को अपने बारे में नहीं बताता तो उसे मेरी इस बात के बारे में कौन बताता होगा। मुझे प्रिया पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता था कि वो मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थीं। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। विवेक को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वो बोला, क्या बात है राजीव, तुम आजकल बड़े परेशान से लग रहे हो। अब मैं भला उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से दुखी हूं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं होता। और ये बात सच भी थी। विवेक कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था, उसने बताया कि वो हर समय साये की तरह पिताजी के साथ रहता है। पिताजी की दवाई भी बदल दी गई है, लेकिन वे ठीक नहीं हो रहे हैं। विवेक बोला, ये तो बेहद चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट में चलते हैं। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट घूमेंगे तो तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मगर वो विवेक ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा था। मैं नाराज हो गया और बोला, यार क्या तुम हर समय छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। विवेक ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई अनुभव नहीं है। मैं भारी मन से उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन सच कहूं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो गम की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती विवेक से हुई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता था। वो तो चाहता था कि सिर्फ उसी की ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर के हालातों के कारण बहुत चिंतित था। ऊपर से विवेक ने मेरे नाक में दम करके रखा था। दफ्तर में और भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए पायल लेना चाहता हूँ, डिजाइन पसंद करने में तुम मेरी मदद करना। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बेहद खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो इतनी मस्त थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, ये ले लो, भाभी को भी पसंद आ जाएगी। विवेक ने मेरे पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज प्रिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। प्रिया मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वो बोली, राजीव, विवेक के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं उसके सवाल से चौंक गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि जब से प्रिया और मेरी शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर बातचीत में विवेक को ले ही आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी।
मुझे नहीं पता था कि वो विवेक में इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती थी। मैंने कहा, विवेक से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। मुझसे पहले दफ्तर में कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर समय वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी हरदम घूंघट में ही रहती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये विवेक तो मेरी बात समझता ही नहीं, वो हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। प्रिया झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सिर हिला दिया था। आज मैंने प्रिया को विवेक के बारे में विस्तार से बता दिया था। तभी प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, राजीव, अगर आपको कभी पता चले कि विवेक ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? प्रिया के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा, किस तरह का धोखा, बिजनेस में या फिर निजी जिंदगी में? प्रिया बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है, आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दे। आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो और अगर विवेक वो आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? प्रिया के इस सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। विवेक और प्रिया की कई सारी पहेलियां एक दूसरे से मेल खा रही थीं और अब उसका ये सवाल। मैंने कहा, प्रिया, जो चीज मेरी होगी वो चीज मुझे छोड़कर कभी विवेक के पास नहीं जाएगी। प्रिया बोली, फिर भी यदि ऐसा कभी हुआ तो आप विवेक के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर करवट बदल दी और बोला, तुम क्या बेकार का सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। प्रिया बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई और मैं अंदर ही अंदर जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि मेरे सामने सब कुछ पूरी तरह से खुलकर आ जाए, लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस रात से पर्दा उठाने के लिए मैं हर हद से आगे निकल जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे प्रिया पर सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वो मुझे खुला इशारा देना चाहती है। हुआ ये कि जब मैं अगले दिन दफ्तर से वापस लौटा तो ये देखकर जान ही निकल गई कि प्रिया ने वही पायल पहनी हुई थी जो विवेक ने कल मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। मैं इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था, विवेक और प्रिया का आपस में कोई न कोई संबंध तो जरूर है। मैंने कहा, प्रिया, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर उसे जल्दी वाले अंदाज में कहा था ताकि प्रिया को कुछ समझ में ना आए। वो मुस्कुराकर बोली, राजीव, जब आप दफ्तर चले जाते हो ना, तब मैं अक्सर अपनी सहेली के घर चली जाती हूँ, उसी सहेली ने मुझे दी है। मैंने सिर हिला दिया था। अब मैंने पूरा प्लान सोच लिया था। इसलिए अगले दिन जब मैं दफ्तर चला गया तो विवेक से बोला, आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूंगा, अपनी पत्नी से कहो कि कुछ अच्छा सा खाना बना दे। विवेक बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत थोड़ा दूर जाकर अपनी पत्नी को फोन किया था। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था। तब मैं विवेक को बिना बताए चोरी छुपे दफ्तर से निकल गया था और उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। तभी सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी प्रिया बैठी थी। प्रिया मुझे देखकर थोड़ी डर गई। मैं आगे बढ़ा और बोला, प्रिया, तुम और यहाँ, तुम कैसे जानती हो इन लोगों को? प्रिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, राजीव, मेरी बात सुनो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजीव, आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी के दोस्त के यहाँ 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई थीं। दोनों का रंग रूप एक जैसा ही था। आपकी प्रिया से सगाई हो चुकी थी, वो भी आपको बहुत चाहती थी। मगर जब शादी की तारीख तय हो गई थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो प्रिया घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा था जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी लड़के के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़ने के बाद तो घरवालों पर क़यामत आ गई थी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, पल्लवी, तुम हमारी इज्जत बचा लो, प्रिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घरवालों ने ये नाटक रचाया कि पल्लवी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घरवालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक प्रिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन विवेक खाने पर घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शक्ल प्रिया से मिलती जुलती होने से पहचान गया था। घर जाकर उसने प्रिया से इसका जिक्र किया तो प्रिया ने मुझे फोन किया और हमारा फिर से संपर्क हुआ। और विवेक आपको इसलिए जबरदस्ती अपने घर लेकर जाता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। आप और विवेक लाउंज में बैठ जाते थे, जबकि प्रिया और मैं उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले ही घर पहुंच जाती थी।
मैं आपके दफ्तर के टाइम में इसलिए घर से नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर आते तो मुझसे पूछते करते कि कहाँ गई थी, तब मैं आपको क्या जवाब देती। खैर, जिस दिन आपको प्रिया के घर जाना होता था वो फ़ोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चल सका। इतनी देर में प्रिया भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो राजीव, मैं विवेक से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत में किसी और के साथ रहना, आपके साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता। आपके साथ इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको पल्लवी के रूप में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई है। प्लीज मेरे किए की सजा इसे मत दीजिएगा। मैंने पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ गया था। मैंने विवेक से बात करना बंद कर दिया है, जबकि पल्लवी हर दिन मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मेरी विवेक और प्रिया के साथ सुलह हो जानी चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।